वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे बज्र गुणन विधि से दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। बज्र गुणन विधि, जैसा नाम से पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा करके यहाँ हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x b1y धन c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, तो आप ये जानते हैं कि अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। आप पहला वीडियो इस चैप्टर का देखिए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो जो मिलेगा इस चैप्टर का, उसमें हमने आलेखी विधि जहाँ पढ़ाया है वहाँ हमने इसकी चर्चा की है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं होगा तो अद्वितीय है। अब इसका मान ज्ञात करने का हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं। आप यहाँ x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर 1 लिखिए। सभी प्रश्नों में आपको ऐसा करना है बज्र गुणन विधि में, और फिर यहाँ x लिखिए और फिर यहाँ y लिखिए। क्या लिखेंगे? पहले x, फिर y, फिर 1, फिर x, फिर y। अब आप यहाँ से x का गुणांक लिखिए, क्या है? a1, चिन्ह सहित गुणांक लिखना है। यहाँ प्लस b1 माने b1 और यहाँ 1 का गुणांक है c1, और फिर इसी तरीके से दूसरे से a2, b2 और c2, और यही वाला फिर यहाँ उतर जाएगा। क्योंकि x और y ही लिखा है तो यही गुणांक फिर से यहाँ उतर जाएगा। और अब आप क्या करेंगे? x बटा, तो x के बटे में क्या रहेगा? इसका इससे गुणा और माइनस इसका इससे, यानी b1 c2 माइनस b2 c1। इसीलिए इसको बज्र गुणन विधि कहा जाता है, तिरछा गुणा। और बराबर y बटा इसका इससे गुणा और माइनस इसका इससे, यानी c1 a2 माइनस a1 c2, और फिर इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। ये आपका x बटा इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, बराबर y बटा इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, और बराबर 1 बटा इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे। तो इस तरीके से हमको ये पद मिल जाता है। अब हम इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा? x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, ये बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a। तो x क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ये x की वैल्यू हमको फाइंड हो जाती है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस b1 a। और इसी प्रकार से अब हम इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा? y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो y क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। और इस प्रकार से हमको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, और ये विधि बज्र गुणन विधि कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें कभी कभी लिख कर दे दिया जाता है कि बज्र गुणन विधि के द्वारा दिए गए समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। अब हम इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, बज्र गुणन विधि के द्वारा 7x माइनस 2y बराबर 3 तथा माइनस 3x धन 4y बराबर 5 को हल कीजिए। तो समीकरण आपका हो गया 7x माइनस 2y बराबर 3। चूंकि हमको लिखना होता है a1x धन a2y धन या a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के पदों में, तो ये 3 इधर आ जाएगा, यानी 7x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा समीकरण आपका हो गया माइनस 3x धन 4y बराबर 5। तो माइनस 3x धन 4y माइनस 5 बराबर 0।
5 को भी हमने पक्षांतर कर लिया। इसी समीकरण को आप इतना भी लिख सकते हैं 3x - 4y + 5 = 0। ये आपका उत्तर है, चाहे ये लिखें अथवा ये लिखें, एक ही बात। अब उसी तरीके से x y, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर x लिख लेते हैं, फिर y। x का गुणांक 7, y का गुणांक -2, यहाँ है -3, फिर 3, फिर -4 और फिर 5। अब यही हमको फिर से उतार लेना होता है, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 3, और फिर y वाला भी उसी प्रकार से उतार देते हैं -2 और -4। अब हमने आपको बताया लिखेंगे x बटा क्या, इसका इससे गुणा, तो -2 का 5 से यानी -10, और माइनस इसका इससे, तो माइनस और -4 का -3 से गुणा हो गया 12, प्लस 12 होगा लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे, और बराबर y बटा इसका इससे गुणा -9, और माइनस इसका इससे गुणा यानी -35, बराबर 1 बटा इसका इससे गुणा -28, और माइनस से प्लस हो जाएगा 6, माइनस पहले से होता है और यहाँ गुणा -6, तो ये आपका +6 हो गया, यानी x बटा -22, 12 और 10, 22 हो गया, माइनस है 35 और 9 44, दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा, और 1 बटा 22 6 28 -22। अब आप इसको और इसको बराबर कर देंगे तो आपके पास मिलेगा x बटा -22 बराबर 1 बटा -22, तो x बराबर 1, और फिर इसी प्रकार से इन दोनों को bराबर करेंगे तो y बटा -44 1 बटा -22, यानी y बराबर आपको 2 मिल जाएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, इन समीकरणों का हल हो जाएगा। हम बार बार आपको इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप समीकरणों को हल करने के बाद उत्तर की जांच अवश्य करें, यानी x और y के ये मान इन समीकरणों में रख कर देख लें कि क्या उत्तर हमारा सही है। 7 - 4 3, -3 और +8 यानी 5। एक प्रश्न है ये कि किसी फर्श की लंबाई यानी फर्श का आकार जो है वो आयताकार है, इसकी चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम है। यदि लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक 1-1 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि बज्रगुणन विधि का प्रयोग करिए। आप चाहें तो विलोपन विधि लगाएं, प्रतिस्थापन विधि लगाएं, बज्रगुणन विधि लगाएं, आलेखी विधि लगाएं, किसी भी विधि के द्वारा हमको समीकरण हल करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x × y हो जाएगा। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त लिखी है कि चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम है। चौड़ाई माने y, लंबाई माने x और 4 मीटर कम है, तो y बराबर x - 4, पक्षांतर कर लीजिए, x - y बराबर 4 हो गया। ये y इधर चला गया, 4 इधर। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहे हैं कि यदि लंबाई और चौड़ाई में 1-1 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई में 1 मीटर बढ़ाएंगे तो x + 1 हो गया, और चौड़ाई में 1 मीटर बढ़ाएंगे तो y + 1 हो गया, और इनका जब हम गुणा कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल कहलाता है, तो इनको गुणा कर दिया गया, क्षेत्रफल मिल गया। और क्या होता है? क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी जो पहले क्षेत्रफल था कितना था xy, उससे 27 बढ़ जाता है, तो xy + 27। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy + x + y + 1। गुणा आप जानते हैं, बहुपद का गुणा आपको बताया गया है, उस तरीके से इसको गुणा करिए।
एक्स वाई कट जाएगा, एक उधर जाएगा, 27 में से एक घटेगा, 26 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 26 और x माइनस वाई बराबर 4। बहुत आसान सवाल है, जरूरी नहीं है बजगुणन विधि का प्रयोग करें, आप जोड़ देंगे y कट जाएगा और 2x बराबर 30, यानी x बराबर 15 मीटर। तो आपकी जो लंबाई है वो हो जाती है 15 मीटर। और अब आप अगर घटा दें समीकरणों को, यानी हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, आप चाहे जिस विधि से करिए उत्तर आपका यही आएगा, उत्तर नहीं बदलेगा। घटा दीजिए, x कट जाएगा तो ये 2y बराबर 22, तो y बराबर 22 बटा 2 माने 11, यानी चौड़ाई क्या होगी 11 मीटर। तो लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर। बजगुणन विधि का प्रयोग आवश्यक नहीं है, कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने विलोपन विधि से लगा दिया। आप जिस विधि से चाहें उस विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। और ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जरूर तैयार करें। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में जरूर मिल जाते हैं एक प्रश्न, तो आप निश्चित रूप से इसको तैयार करें। बजगुणन विधि की सहायता से आपको 3.5 एक्सरसाइज जो है बजगुणन विधि पर ही आधारित है और वो आप कंप्लीट करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनमें कहीं भी सीधा सीधा एक्स वाई के पद में समीकरण नहीं दिया है, तो उनको कैसे हल करेंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। ये एक सवाल हमारे पास है, 15 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5, 40 बटे एक्स माइनस वाई धन 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13। यहाँ पर जो समीकरण है वो कुछ ऐसा दिया है कि एक्स वाई में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो ये पद और ये पद बराबर है, यहाँ ये पद वही है जो यहाँ पर है। तो हम इसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x माइनस वाई बराबर p और x प्लस वाई बराबर q। अब हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 15 बटा p धन 22 बटा q, इतना हो गया और बराबर 5। इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं हम, अगर 1 बटा बराबर p मान लेते, इसको अगर p कहेंगे और यहाँ इसको अगर q कह दिया जाए तो आपका ये प्रश्न और आसान हो जाएगा। अब ये 15 लिखा है, 15 गुणे 1 बटा x माइनस वाई और 22 गुणे 1 बटा x प्लस वाई बराबर 5। तो हमारा ये हो जाएगा 15p धन 22q बराबर 5। ये समीकरण नंबर आप 1 लिख सकते हैं। इसको आप 1 पढ़ लीजिए, इसको 2 पढ़ लीजिए, ये आपका 3 हो गया। और फिर इसी प्रकार से 40 गुणे 1 बटा एक्स माइनस वाई 55 गुणे 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13। तो ये 40p धन 55q बराबर 13, ये आपका 4। और आपके पास 3 और 4 को अगर हम देखें तो यहाँ 22 है, यहाँ 55 है, गुणांक बराबर करने के लिए इसको 5 से और इसको 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 3 को 5 से तथा 4 को 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, आप देखिए 15 पचे 75 x नहीं 75p प्लस 22 पंचे 110 q बराबर 25। ये आपका हो गया 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। इसको हमको 2 से गुणा करना है, तो 80p धन 110q 2 से गुणा करेंगे 26, ये समीकरण 6। अब आप इनको घटा दीजिए, ये कर जाए वही जैसे हम करते आए हैं, -5p बराबर -1, तो p बराबर 1/5। p का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या मिलेगा, 15
गुणे 1/5 धन 22 क्यू बराबर 5। तो 3 22 क्यू बराबर 5, 22 क्यू बराबर 5 माइनस 3 यानी 2, यानी क्यू बराबर 2/22 यानी 1/11। पी और क्यू का मान हम समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो हमको एक्स वाई ज्ञात हो जाएगा। पी और क्यू का मान हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा, 1 से हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 1/p। 1/x माइनस वाई बराबर p है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1/p यानी 5 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 7 हो गया। और x प्लस वाई बराबर है 1/q। उसी प्रकार से 1/x प्लस वाई है q के बराबर, तो जब हम x प्लस वाई लिखेंगे तो 1/q हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। ये आपका 8 हो गया। ये x माइनस वाई बराबर 5, ये 7 हो गया। इनको जोड़ देंगे, 2x बराबर 11 5 16, x बराबर 8। और x का मान किसी एक समीकरण में आप पुट कर दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या मिलेगा, 8 माइनस वाई बराबर 5, 8 माइनस 5 माइनस 3। तो x बराबर 8 और y बराबर 3। आपका ये हल हो जाता है। कहीं भी इसमें आप कोई भी विधि लगाकर समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न है कि k के किस मान के लिए दो समीकरण दिए हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये दोनों समीकरण हो गए और इनसे आप a1 a2 a1 a2 a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा आपके पास 10, b1 हो जाएगा 5 और b2 हो जाएगा k का मान ज्ञात करना है। और c1 हो गया -3 और c2 हो गया -15। अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे, इसकी शर्त आपको पढ़ाई गई है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इतना है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/10 5/k और -3/-15। इनको हल करिए, 1/5 5/k और 1/5। इन्हीं दो को हल करके आप मान निकाल सकते हैं। तो k बराबर हो जाएगा 25। यानी अगर k बराबर 25 है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी प्रकार से आप अद्वितीय हल के लिए a1/a2 ≠ b1/b2 कर सकते हैं। कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2 कर सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ये शर्त हो गई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। और अद्वितीय हल होगा यानी a1/a2 ≠ b1/b2। तो इसका प्रयोग करके आप ये अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपका रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कंप्लीट होता है। एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। अच्छी तैयारी करें परीक्षा की। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरा वीडियो अंत तक देखें और अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करें। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छा तैयार कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जहां भी आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वहां वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगले सेशन में अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे।